भाई क्या थंबनेल बनाया है ये? 1800 डिग्री रिवीजन। हाँ भाई, 1800 डिग्री रिवीजन। भाई हम 360 डिग्री के 5 चक्कर लगाएंगे, क्या पता हमारे एक चक्कर में कुछ रह जाए तो हम दूसरा चक्कर लगाएंगे, दूसरे चक्कर में रह गए तो तीसरे चक्कर में लगाएंगे। तो भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ओलाई बोर्ड का CHSL का जो लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है 10-11 मार्च के लिए, उसका हम सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे और विद 1800 डिग्री रिवीजन, ठीक है। अब कई लोग तो कमेंट में लिखने वाले हैं कि भाई कहाँ से उठाया है, कौन सा उठाया है, 360 डिग्री का आपने 1800 डिग्री कर दिया। तो भाई आपको लगेगा कि बाकी में 1800 डिग्री रिवीजन है, कहीं से हम कोई भी जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप सिर्फ जुड़े रहिए इस सीरीज में। और देखो भाई, हम जब लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो देखो बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो इस वजह से बच्चे देख नहीं रहे थे। लेकिन कल हमको एक स्टूडेंट ने जब सजेस्ट करा तो मेरे को वो सजेशन काफी अच्छा लगा, इस वजह से मैं इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। और आपको जब इस वीडियो देखोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ भाई वाकई में 1800 डिग्री रिवीजन और सभी रिवीजन्स का बाप है भाई वाकई में, ठीक है। आप जाके देख लेना, औरों की वीडियो देख लेना और ये वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन यहां पे मैंने मेरी तरफ से भी ऐड करा वार्म अप के लिए, ठीक है। तो भाई वो आपके लिए फायदा ही है ना कि भाई एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, विद फुली डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, ठीक है। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट ₹12,000। देखो हिंदी वालों के लिए ये दिया ही हुआ है यहाँ पे, फॉर 8 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट 15,000 फॉर 6 मंथ्स। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 9610, देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, पहले यदि कॉन्सेप्ट देखें हम, तो यहाँ पे यदि कभी कभी आपको पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन दिख जाए तो पार्टनरशिप वाला फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई मान लो आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करा, है ना। तो भाई आप क्या चाहोगे, उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा, इन्वेस्टमेंट के रहेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट के रहेगा, ठीक है। दूसरा, आप ये कहते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट तो हमने चलो कर दिया, अब हम एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रखो, एक तरीका ये भी तो है कि भाई आप जितने ज्यादा टाइम के लिए करोगे उतना भी तो प्रॉफिट रहेगा। जैसे सपोज करो कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, ₹2 का इन्वेस्ट करा है किसी को, लेकिन आपने टाइम ले लिया उसके लिए 4-5 साल, और एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है मान लो 3 साल के लिए, पर वो कर रहा है एक आध साल के लिए, तो भाई आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा ना। तो यहां पे प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके और होता है, टाइम के। बस यहाँ पे दो जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, यहाँ पे रेशियो और परसेंटेज वाले, ठीक है। तो मेरे पास यहां से P बराबर क्या बनता है, मेरे पास IT बनता है सीधा सीधा। और आपने ये जो है कॉन्सेप्ट कई बार पढ़े होंगे कि जब हमारे पास जो है जैसे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ना, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट आ रहा है, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट जब कांस्टेंट रहता है ना, प्रॉफिट कई बार कांस्टेंट दे देता है यहाँ पे, तो हमारे पास आई और टी की वैल्यू कैसे डिपेंड करेंगी एक दूसरे पे, ये आपको पता चलना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा देखो मैं लिखूंगा ए और बी। तो यहाँ पे क्या है, देखो 12,000 8 मंथ्स के लिए और यहाँ पे 15,000 6 मंथ्स के लिए। तो मैं इसको देखो ये 3,000 से वो कर लूँ इसको सिंप्लीफाई। तो देखो इसने 4:5 के रूप में इन्वेस्ट करा, तो यहाँ पे 4 कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, और बी ने कितने मंथ के लिए करा, 15,000 6 मंथ के लिए, मतलब 5 इंटू में 6, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा 30। तो 16:15 है, 16:15, इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 9610 दी हुई है। तो यानी कि 31 की वैल्यू जब 9610 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 310। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, बी का रेशियो पूछ रहा है, बी का रेशियो कितना रहेगा, 310 इंटू 15, 15 कम 15 देखो 5 एक में ही तो दिख रहा है, 5 ये एक में ही तो दिख रहा है भाई, जीरो आएगा, जीरो के बाद सीधा 5 आएगा ना, ठीक है। भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है एग्जाम में आजकल। आजकल एग्जामिनर का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट ये है पार्टनरशिप वाला, एक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। मैं आपके लिए देखो जो भी चीजें लाया हूं यहाँ पे सब रिवीजन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। और भाई 1800 डिग्री रिवीजन हमने ऐसे ही तो नहीं बोला है, ठीक है। मेरे से कह क्या रहा है, एक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा ना कि भाई जैसे सपोज करो कि मैं है, एक तो मैं हूं एक तुम हो, ठीक है, दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूं कि मैं एक्टिव पार्टनर हूं। एक्टिव पार्टनर का मतलब कि एक तो मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, ठीक है, एक मैंने इन्वेस्ट भी करा है और मैं काम भी कर रहा हूं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैंने जब इन्वेस्ट भी करा और काम भी कर रहा हूं तो मेरे को ज्यादा मिलेगा ना एनुअल प्रॉफिट, आपको कम मिलेगा। तो यहां पे यही चीजें हैं कि ए एंड बी एंटर्ड
इन्वेस्टेड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 3:5। यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है शॉर्ट की फॉर्म में, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे ये जो आइकन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ए रिसीव्ड 4% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बिजनेस एंड द रिमेनिंग एनुअल प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इफ बीज शेयर इन द प्रॉफिट इज 10 lakhs, देन व्हाट इज एज शेयर। अब यहाँ पे सीधा सीधा सा है, हमको कोई काटा पीटी नहीं करनी है, हमको सिर्फ ये करना है कि हमको ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कैसे निकलेगा? अब भाई जैसे नॉर्मल कंडीशंस रहती, तो नॉर्मल कंडीशंस में ए को कितना मिलता, कितना मिलता, उसका इन्वेस्टमेंट 3 है तो 3 का 100%, और बी को कितना मिलता, 5 का 100%, यदि नॉर्मल कंडीशंस रहती तो। लेकिन भाई ए तो एक्टिव पार्टनर है, तो ए को टोटल प्रॉफिट का 4% तो मिल गया। तो मतलब जब यहां पे ए को 8 का 4% मिल गया, ए को कितना, ए का जब शेयर लिखूंगा मैं तो 8 का 4% तो उसको मिला ही है, प्लस ये 3 का 96% भी तो मिला है उसको, क्योंकि जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो तो सॉरी, जो बाकी का प्रॉफिट है वो तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया है। और यहां से यदि बी का शेयर निकालूंगा तो बी का शेयर कितना रहेगा, यहां से 5 का 96%। ठीक है, अब इस 5 के 96% की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 10 लाख दी हुई है ना। ठीक है, तो यहां से ए का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, 800 को 32, और ये कितना हो जाएगा 288, मतलब कि 320% की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहां से। ठीक है, अब ये मैंने काटा क्यों नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा 480% बन रहा है ना, और 480% जब इतना है तो यहां से ये मेरे पास जो 320% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से नहीं निकाल सकते क्या? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो भी नहीं करोगे क्या अब आप? ठीक है, अच्छा मतलब यहां पे मेरे को इन द प्रॉफिट इज रुपीज, ठीक है, तो यहां से बी का शेयर आ ही गया अपने पास, और यहां से ए का शेयर आ जाएगा फिर अपने पास, ठीक है। ओके, ये एक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा था कई, जो हमने सीएचएसएल का जो पिछला वाला लाइव मॉक टेस्ट रखा था ना उसमें, तो भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा था, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा क्यू एंड बीटा क्यूब। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि कई जब लोग यहाँ पे निकालते हैं ना, तो कई यहाँ पे सोचेंगे कि यहां से देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है यहां से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहां से आ जाएगा मेरे पास -2। ठीक है भाई, किसी में इतना दम है क्या कि भाई इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकाल के फिर इसके अल्फा और बीटा के रूट्स निकाल दे? यदि यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर कितना रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा मेरे पास 9, प्लस में 8 अपॉन में ये कितना रहेगा यहाँ पे 2, तो यहां से क्या बन रहा है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन में 2। और भाई इसका क्यूब निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन रहती है, यदि मेरे पास अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या बनती है मेरे पास, इक्वेशन बनती है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा बी एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास सीधा सीधा सॉल्यूशन रहता है यहां से, ठीक है। तो यहां से मेरे पास मैंने लिख दिया ना सीधा सीधा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है मेरे पास -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -2। अब यहां से मेरे को जब अल्फा क्यू और बीटा क्यू सॉल्यूशन दो वो चाहिए मेरे को, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर, मतलब जो हम यहाँ पे ए है तो ए तो वैल्यू 1 है ना मेरे पास, ए क्या है यहाँ पे, वेरिएबल जो है एक्स का, मतलब एक्स से जिसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू इंटू में बी एक्स, है ना, और प्लस में अल्फा क्यू बीटा क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहां से जब अल्फा क्यू और बीटा क्यू -8 आ गया, और -8 देखो मेरे पास दो इक्वेशंस में, दो में नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन इन दोनों में से ही होना चाहिए ना, कोई ऑप्शन इन दोनों में से ही होना चाहिए ना। अब मेरे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, तो यहां से अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू नहीं निकाल सकते क्या, अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से, अल्फा क्यू प्लस बे बीटा क्यू कितना रहेगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना रहेगा, यहां से 9, 9 माइनस कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, तो यानी कि +6। तो ये कितना रह जाएगा मेरे पास -45, और -45 आते ही ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी ये -8 बनेगा ना, हाँ, तो मेरे पास ये नहीं हो सकता, ये ही आंसर हो जाएगा फिर इसका, ठीक है।
अच्छा, ये भाई देखो, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं डीआई से रिलेटेड, तो डीआई से रिलेटेड सब सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही रहते हैं। आपको रेशियो वाला चैप्टर आना चाहिए और परसेंटेज वाला चैप्टर आना चाहिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। नहीं कर पाएंगे तो आपका जवाब क्या रहेगा? आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को आसानी से, यदि आपको जो है कॉन्सेप्ट थोड़े से पता रहेंगे। ठीक है? किस चीज के? रेशियो के, और ये जो है परसेंटेज वाले। तो भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे सिर्फ डीआई का क्वेश्चन है मेरे पास। और यहाँ पे देखो, मैंने इस वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं लिया कि हमें सिर्फ मेन क्वेश्चन पे पहुंचना होता है। ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ मेल डिलीवरी पर्सन इन जयपुर, लखनऊ एंड आगरा टुगेदर। अब जयपुर, लखनऊ एंड आगरा में करना है, तो जयपुर जयपुर ये रहा, लखनऊ ये रहा और आगरा ये रहा। हमको फीमेल परसेंटेज दिया हुआ है, तो मेल परसेंटेज यहां से कितना रहेगा? 150 का 60% कितना रहेगा? 150 का 10% निकाल लो आप, 15, 15 की 90। ठीक है? यहां से 280 है, 280 का 50% यानी कि 140 रह जाएगा। ठीक है? और यहां पे आगरा का कितना रहेगा? 20%, 10% जब 90 है तो 20% कितना रहेगा? 180। 180 और 140 कितना रहेगा? 320, 320 और 90, 410 इज द फाइनल आंसर। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे तब फायदा रहेगा आपका। डीआई में देखो कुछ रिपीट करने वाला है नहीं, है ना? बाकी डीआई में जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से मतलब देखो इजी तो सारे ही रहते हैं, लेकिन आपको रेशियो और परसेंटेज वाले टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। ठीक है? यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन है। इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है यहां से। अब मेरे को सीधा सीधा यहां पे दिया हुआ है, मेरे को कुछ नहीं निकालना। ये मेरे पास सिर्फ tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है पूरा की पूरा। अब ये tan स्क्वायर थीटा कैसे? क्योंकि ये और कुछ नहीं, ये मेरे पास 1/में cos थीटा ही तो है, और जब 1/में cos थीटा है तो ये मेरे पास क्या बनेगा? sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू tan थीटा। तो ये मेरे पास सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा ही तो बन गया। और जब मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, क्योंकि ये आधार है, ये कर्ण हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो क्या रहता है? लंब बटे आधार ना, तो 4/3 यानी कि 16/9 इज द फाइनल आंसर। ठीक है? अब यहाँ पे भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो सीधा सा पूछ लिया, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से थोड़े बहुत तो आने चाहिए ना। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट इंक्लूड करे थे वो 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा वाले, तो वो तो आपने याद करे ही होंगे। ठीक है? कुछ और कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिए, जैसा कि मैंने साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखाया था आपको, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखाया था आपको। ठीक है? और टेन टू थीटा का लिखाया था। ठीक है? तो ये क्या रहता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा, और यहां से 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका क्या रहता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर, और 2 cos स्क्वायर -1, और एक रहता है 1 - tan स्क्वायर अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना है ना। और tan टू थीटा का फॉर्मूला लिखें तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? दूसरा, अब यहां से एक चीज आपको ये भी पता रहनी चाहिए, sin 3 थीटा की वैल्यू कितनी रहती है? 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा। ठीक है? यहां से यदि मैं cos 3 थीटा की वैल्यू निकालूं, तो cos 3 थीटा की वैल्यू 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है? और यहां से यदि tan 3 थीटा की वैल्यू निकाली जाए, तो tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? यहां से tan 3 थीटा की वैल्यू मेरे को अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, नीचे तो शायद 1 - 3 sin 1 - 3 tan स्क्वायर आता है ना? लेकिन मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज इसका जो है इसका फॉर्मूला मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी ऑन BD आर ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। इफ BD इज इक्वल्स टू 18, देन वैल्यू ऑफ A + C। अब भाई जिसकी प्रैक्टिस है ना, उसका सीधा सीधा आंसर आ रहा होगा। 18, 18 कितनी बार कट जाएगा इससे? 16 बार काट देगा तो 16 दूनी 32 आंसर आ रहा होगा। लेकिन भाई हर किसी को ये चीज समझ में आने लगी तो भाई ऐसे ही नहीं हो जाएंगे फॉर्मूले। मेरे पास क्वाड्रिलेटरल रहता क्या है? क्वाड्रिलेटरल मेरे पास चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति रहती है, तो मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये मैंने सपोज करो कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने, ABCD बनाया। ठीक है? ABCD बनाया ना मैंने, है ना? अब मेरे पास BD है, तो BD मेरे पास डायगोनल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 18 सेंटीमीटर मेरे को दिया हुआ है। ठीक है? यहां से यदि मैं क्या है, AC एंड BD, मतलब जो है A एंड C से हमने रिस्पेक्टिवली खींचे। ठीक है? तो यहां से मैंने एक तो ये खींच दिया लंब, है ना, A का, और एक ये मैंने यहां से ये खींच दिया, ये मैंने C वाला डाल दिया। ठीक है? तो आप मेरे को बताइए कि भाई अब इसका जो है एरिया क्या रहेगा? ठीक है? तो भाई जब मैं यहां से यदि, एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड प्लीज।
1 सेकंड प्लीज। तो भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ ना मेरे को, अब यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेरे को निकालना पड़े, तो एरिया ऑफ एबीसीडी मेरे पास क्या रहेगा? एरिया ऑफ एबीसीडी मेरे पास क्या रहेगा? अब भाई देखो मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, दो ट्रायंगल्स बन गए। एक तो एरिया ऑफ मेरे पास क्या रहेगा, ए डी बी रहेगा। भाई आपको लिखने के लिए समझाना पड़ रहा है बस, सॉरी आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में अब, है ना। तो भाई अब देखो मेरे पास ये बेस तो कॉमन है ना, बेस तो मेरे पास बी डी ही है दोनों में, है ना। इसकी हाइट मेरे को सी दी हुई है, इसकी हाइट मेरे को ए दी हुई है। तो यहां से लगा दो, इसका क्या रहेगा, हाफ इंटू कितना रहेगा, ए इंटू 18 प्लस हाफ इंटू बी इंटू 18, यही तो रहेगा मेरे पास। इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है यहाँ से, 288। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 288 का गुणा करो इसमें, देखो 400 और 88 दोनों 176, यानी कि 576 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से। ये आ जाएगी मेरे पास ए प्लस में बी इंटू 18। तो ए प्लस में बी का भाग दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 32। ठीक है। अब आपको पूरा बता दिया, रिवीजन के लिए हम सारी चीजें लाए हैं आपके सामने, कि जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें, लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, तो इसका एरिया क्या रहेगा, एल इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस में बी। अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे रेक्टेंगल रहता क्या है, रेक्टेंगल में हमारे पास आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका जब हमको ये विकर्ण कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो विकर्ण क्या रहेगा इसका, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। और आपको ध्यान हो तो सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो कोई रेक्टेंगल दिया हुआ था और उसका सबसे लंबा विकर्ण, सबसे मतलब ज्यादा क्षेत्रफल वाला पूछा था, कुछ ऐसा पूछा था, तो वहां पे हमने स्क्वायर माना था उसको, ठीक है। दूसरा, आपने जब 2024 के हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए थे ना, जो 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे सीएचएसएल में आए हुए, तो उस वीडियो में जाके देखना, ठीक है। स्क्वायर की साइड ए है तो ए स्क्वायर और 4a इंटू में ए, और यदि इसका विकर्ण निकालना पड़े तो विकर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे, √2a, ठीक है। यहां से देखो राइट एंगल ट्राइंगल का जो है, कल मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए थे जब, हाफ इंटू बी इंटू एच, बी प्लस में एच, इनका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और यदि ये यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनियस है, सॉरी, यदि ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल से यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मेरे पास तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हो जाएगा इसका, है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला याद मत करना, ये इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सरसरी नजर से देख लो एक बार, ठीक है। एक स्केलन ट्रायंगल का ये तो सीधा सीधा हीरोन्स फॉर्मूला है ये, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। सीधे सीधे हीरोन फॉर्मूले पे याद होनी चाहिए आपको ये तो। और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या रहता है, बी इंटू एच, इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, पैरेललोग्राम में भी यही रहता है ना, कि आमने सामने भुजाएं बराबर रहती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, ठीक है। रोहम्बस क्या होता है, रोहम्बस का होता है हाफ इंटू डी 1 इंटू डी 2। यहाँ पे डी 1 क्या है, डी 1 और डी 2 क्या है, यहाँ पे डायगनल्स ऑफ द रोहम्बस, ठीक है। और ये रोहम्बस जो होता है, इसमें चारों भुजाएं समान रहती हैं, है ना, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, जैसे कि ये D1/2 है, ये D2/2 है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रपेजियम का तो मैंने कल बता ही दिया था आपको सारा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो इनके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, इनके ई और एफ मैंने मिड पॉइंट्स मान लिए, तो ई और एफ क्या रहेगा मेरे पास, दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनका एवरेज, ठीक है। और ये सर्कल का है, सर्कल की यदि रेडियस आर है, तो यहां से 2πr इसकी परिधि हो जाएगी, और यहां से, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है अब, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, इफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। तो ध्यान रखना, आप बिना चित्र बनाए कैसे करोगे, देखो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, जब ये 20 सेंटीमीटर, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, 12 20 और दो तीसरा ट्रिपलेट बनेगा तो 16 सेंटीमीटर रहेगा ना। तो 16 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। लेकिन भाई ये तो कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 5 से 6 सेकंड का, यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो। लेकिन भाई कुछ ऐसे महानुभाव भी तो हैं जिनको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, तो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम हैं तो सही। जैसे मान लो ये मेरे पास है कोई सर्कल है, ठीक है, और यहां से ये मैंने कोई कॉर्ड खींच ली, कोई कॉर्ड मैंने मान ली, सपोज करो ए बी मान ली मैंने, ठीक है। और यहां से जब मैंने ये केंद्र है ओ, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जो यहां से सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा ना, ये 12 तो ये भी 12 है, ठीक है। अब 12 16 और 20 का तो ट्रिपलेट होता है ना सीधा सीधा। भाई रिवीजन के लिए बोला था तो रिवीजन करवाएंगे भी तो सही, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, थिंग्स यू नीड टू नो व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो एंगल्स ऑन द सेम आर्क आर इक्वल।
अब भाई एंगल्स ऑन द सेम आर आर्क इक्वल, मतलब कल मैंने बताया था कि मान लो ये मैंने आर्क मान ली एम एन, तो एम एन आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे कहीं भी कोण बनेंगे ना, तो वो बराबर रहेंगे। जैसे कि यदि ये ए है, ये बी है, तो ए बराबर बी रहेगा, ठीक है। अब ये आर्क मैंने मान ली, इस आर्क द्वारा यदि सेंटर पे कौन बन रहा है 2C, तो सरकमफेरेंस पे उसका हाफ कौन बनेगा ना, सरकमफेरेंस पे उसका हाफ कौन बनेगा ना, ठीक है। ऐसे ही ये मान लो ये क्या है मेरे पास, सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल कोण इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये इसी पे बेस्ड थ्योरम है कि जैसे मान लो ये O सेंटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन में बना हुआ कोण कितने रहेगा, 180 डिग्री। मतलब जब ये 180 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकमफेरेंस पे कहीं भी कोण बनेगा तो वो राइट एंगल ही तो रहेगा, राइट एंगल ही तो रहेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे बेस्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में अब, ठीक है। ठीक है, अब मैंने आपको जब भी क्वेश्चन कराता हूं तो बोलता भी हूं कि जहां पे भी यदि सर्कल के अंदर राइट एंगल दिख गया, तो आप ध्यान रखना कि भाई डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, कि डायमीटर जब रहेगा तो वो सरकमफेरेंस पे कितना कोण इंडिकेट करेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। द एंगल वेयर द रेडियस मीट्स द टेंजेंट्स 90 डिग्री, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो, ये देखो मैंने जब यहां से ये कॉन्सेप्ट कराया था, टू टेंजेंट्स कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। यदि मैंने इस पॉइंट को P मान लिया, और इस P से मैं दो टेंजेंट खींच रहा हूं पी ए और पी बी, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी रहेगा मेरे पास यहाँ पे, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अब वो मैंने सॉल्यूशन जब करवाया था, मैंने सर्कल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसको प्रूव कैसे कराया था, इसको प्रूव कराने के लिए मैंने इससे मिलाया था, सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट ट्राइंगल से ही प्रूव होते हैं, है ना। जब मैंने इसको मिलाया था, तो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, दोनों ट्राइंगल समरूप होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। देखो, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये कॉमन है ही मेरे पास, है ना, और ये मेरे पास 90 डिग्री के है ही। तो जब दोनों एक दूसरे से RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो भाई जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो भुजाएं हैं तो वो भी तो समान रहेंगी ना, वो भी तो समान रहेंगी ना, ठीक है। दूसरा, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये है अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, ठीक है। द एंगल बिटवीन ए कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इक्वल्स द एंगल इन द अल्टरनेट सीगमेंट। अब इसी को ही क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम बोलते हैं। कि भाई यहां पे जैसे मैं आपको एक ये थ्योरम प्रूव भी करवाना चाहूंगा कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि ये सेम रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम का प्रूफ देख लो, ये देखो, प्रूफ करवाता हूं इसको आपको। जैसे मान लो ये मैंने क्या माना, ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ करा, है ना, ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ करा, और इस सर्कल में ये मान लो इसकी टेंजेंट थी, ये मान लो इसकी टेंजेंट थी, और ये मैंने कोई कॉर्ड मान ली, ये मैंने कोई कॉर्ड मान ली, ठीक है। तो भाई अब जब मैं प्रूफ करवा रहा हूं, तो मान लो मैंने जब ये x डिग्री मान लिया, तो इसके अल्टरनेट सीगमेंट में यही तो बनेगा, इसके अल्टरनेट सीगमेंट में यही तो बनेगा, तो ये भी x रहेगा मेरे पास। अब वो कैसे, अब इसका प्रूफ देखना चाहोगे आप, प्रूफ देखना चाहोगे, बाकी नहीं देखना चाहोगे? भाई जब मेरे पास टेंजेंट आ गया, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेंटर है कोई ओ सेंटर मान लिया मैंने यहाँ पे ओ, ठीक है। और इस ओ से इस टेंजेंट को मिलाया, ओ से इस टेंजेंट को मिलाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे पास पूरा 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का है। पर जब ये 90 डिग्री का है लेकिन ये एक्स का है, तो ये बचा कुचा मेरे पास 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब जब ये 90 माइनस एक्स, तो मैंने यहां से यहां मिलाऊंगा, तो ये भी 90 माइनस एक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, है ना। तो जब ये 90 माइनस एक्स, तो ये भी 90 माइनस एक्स। तो भाई इस ट्रायंगल का ये वाला कोण कितना रह जाएगा फिर मेरे पास, यहां से ये 2x ही तो बनेगा, 2x ही तो बनेगा ये कौन। क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। और जब ये 2x हो गया, तो देखो ये वाला चाप देखो आप, ये वाला आर्क देखो, आर्क, इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना कोण बन रहा है, 2x, तो सरकमफेरेंस पे कितना बनेगा, x। तो अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम का प्रूफ भी हो गया आपके सामने, ठीक है। ये m बराबर n कैसे हुआ, दोनों रेडियस है ना। दूसरा, ये हमारे पास देखो क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या रहता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो सीड्स रहेंगे, वो हमेशा कहां रहेंगे, वृत्त की परिधि पर रहेंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास देखो आमने सामने के जो कोण रहते हैं ना, वो 180 डिग्री रहता है उनका सम, P प्लस मार इज इक्वल 180, और S प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब यहां से देखो, ये मेरे पास यहाँ पे यदि x है, तो
ये इक्वल टू बाई है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, हमको कुछ नहीं है कि भाई जैसे हमने इस साइड को आगे बढ़ाया, तो यदि ये एक्स है तो मेरे पास ये भी एक्स ही रहेगा, क्योंकि एक्स बराबर बाई लिख दिया ना। अब यहाँ पे कैसे रहेगा वो, क्योंकि जब यहाँ पे ये एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सामने वाला एंगल कितने का रहेगा मेरे पास, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। और जब ये 180 माइनस एक्स, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कौन 180 डिग्री का, जब ये 180 माइनस एक्स, तो ये कितना रहेगा मेरे पास, एक्स ही तो रहेगा। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं आपको। एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेना, कि जो पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो जो पूछा जाता है यहाँ पे वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है ना, एक कॉन्सेप्ट जो कि बनता है फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, लिखना फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं ये मान लो सर्कल ड्रॉ करा मैंने, सॉरी कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा, और यहां पे मैंने लिखा ये ए बी सी और डी। ठीक है, और मैंने यहां से बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे, बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे मैंने, ये यहां से डी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और यहां पे सी का कर लिया। ठीक है, बाइसेक्टर का निशान नन तो ना आप, है ना। और ये मैंने यहां से एक, ये एक मैंने बाइसेक्टर ये ए का खींच लिया, और एक बाइसेक्टर मैंने यहां से इसका खींच लिया। ठीक है, और ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बना पी क्यू आर एस। तो ये मेरे पास जो पी क्यू आर एस है ना, ये मेरे पास हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, ध्यान रखना। पी क्यू आर एस विल ऑलवेज बी साइक्लिक। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, है ना। और आपको ये चीज तो पता ही रहेगा कि हमारे पास मान लो सी प्लस में डी की वैल्यू यदि पूछी जाए हमसे, यहां से यदि इसकी वैल्यू पूछूं मैं आपसे, इसकी वैल्यू पूछूं, जैसे मान लो हमारे पास डी और सी के बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये जो हमारे पास कौन डीपीसी रहेगा, कौन डीपीसी, वो हमारे पास कितना रहेगा, ए प्लस में बी बाई टू, है ना। और यहां से यदि मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि ये मैं यहां से पूछूं आपसे, कौन ए क्यू सी इज इक्वल्स टू सी प्लस में डी बाई टू। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना ये सारे, है ना। दूसरा भी मैंने स्लाइड इसी पे ऐड करा है कि देखो भाई आपके रिवीजन के लिए, फॉर द रिवीजन पर्पज। ठीक है, फॉर द रिवीजन ओनली। ठीक है, है ना। अब दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं इसमें, सिर्फ वो वाले कि भाई जो टेंजेंट, जो हम जो कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट उनकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहेगा कि मान लो जैसे एक हमने ये खींचा सर्कल, और इसकी कोई दो हमने वो खींच लिया आपके सामने ड्रॉ, मतलब हमने कॉर्ड खींची, यदि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी और इसको डी, तो मेरे पास यहां से सीधा सीधा रहता है ए बी इंटू ए बी बराबर सी डी, ये आप याद रखना, है ना। एक कॉन्सेप्ट मेरे पास ये भी बनता है कि मान लो जैसे ये मेरे पास कोई सर्कल है, और ये मैंने कोई टेंजेंट डाली इस पे, ठीक है, और ये कोई सीकेंट है मेरे पास, पी क्यू आर तो मेरे पास कोई सीकेंट है, और पी एस मेरे पास टेंजेंट है, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी आर, ये भी याद रखना। ठीक है ना। अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा दिए। ठीक है, अब ये मेरे पास पहले क्वेश्चन क्या बनता है, फॉलोइंग टू पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फोर स्टूडेंट्स एबीसीडी इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ठीक है, इफ बी गॉट 50 मार्क्स इन हिस्ट्री एंड डी गॉट 70 मार्क्स इन पॉलिटी, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाई ए इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, बी गॉट 50 मार्क्स इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। तो जब 20% की वैल्यू 50 है यहां से, तो यहां पे मेरे को ये बात बताइए, ए ने 10% करा है ना, तो ए का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी गॉट 70 मार्क्स इन पॉलिटी, तो मतलब यहाँ पे देखो 20% की वैल्यू कितनी दी हुई, 70 है, तो यहां से 22% की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/2, यानी कि 77 रह जाएगी, 77 रह जाएगी ना। आपने 77 कैसे लिख दिया, अरे यार आप ऐसे करोगे, 20% की वैल्यू 70, तो यहां से 2% की वैल्यू कितनी रहेगी, 2% की वैल्यू यहां से कितनी रहेगी, 7 रहेगी, तो यहां से 22% की वैल्यू 77 ही तो रहेगी। तो जब ये 77 और ये कितना है मेरे पास 25 है, तो 77 और 25 102, 102 का आधा कितना रहेगा, 51, क्योंकि एवरेज ही तो निकालना है। ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वहीं तो बताऊंगा ना आपको। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में
आप ढंग से देखो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टुच्चू सा क्वेश्चन है, आपको बता दूंगा क्यों टुच्चू सा क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर मार्क्ड ईच बैग एट 800, ही वॉज गिविंग एन ऑफर ऑफ बाई चार गेट वन फ्री। बाई चार गेट वन फ्री का मतलब उसने चार खरीदी है ना, तो उसको एक फ्री मिला है, मतलब उसको पांच पे एक फ्री मिला है। पांच पे एक फ्री मतलब उसको पांच में से एक वस्तु फ्री मिली है, मतलब 20% का डिस्काउंट ये हो गया उसका। 20% का डिस्काउंट ये हो गया उसका, ठीक है। दूसरा, ऑन बैग्स एंड ऑल्सो एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मेकिंग ए परचेज ऑफ मोर देन 40,000 इन द सेम ऑफर, इफ ए कस्टमर मेड ए पेमेंट ऑफ टोटल 50,000 ऑन बैग्स, देन व्हाट वाज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट वाज ऑफर्ड टू हिम। तो इफेक्टिव डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा? सक्सेसिव जानते हो ना, ए प्लस में बी इन प्लस में ए बी बाई 100, यही तो रहता है ना सक्सेसिव। तो सक्सेसिव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 36%। कितने सेकंड का आंसर था? यदि आपने क्वेश्चन पढ़ के आप 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर नहीं लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे तो बताओ। यहां पे यदि तीन का पूछ ले हमसे, तीन का पूछेगा तो यहां से ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी, सॉरी बी सी प्लस में ए सी बाई 100 और प्लस में ए बी सी बाई 10,000। सॉरी, हाँ 10,000 ही रहेगा ना। ठीक है। अच्छा, ये सबसे देखो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट में से है, प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से, ठीक है। आपके सामने भाई हर चीज को लेकर आया हूं, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट भी करना हो, वीडियो अच्छी आए तो वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ये ठीक है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम टू ए कस्टमर सच दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, करो इसको, 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ही गेन्स 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 360 रुपीज। अब आपको यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। भाई सपोज करो कि कोई शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर ने भी किसी से खरीदी होगी, तो सीपी जो कस्टमर के लिए रहा वो कुछ भी रहा होगा। सीपी कुछ भी रहा होगा, मान लो मैंने एक्स मान लिया, सीपी एक्स करके, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई ये तो है नहीं कि भाई यहां से हम कोई कस्टमर गया और कस्टमर को उसने बता दिया कि भाई इसका एसपी कितना है, एसपी इसका जेड है, एसपी इसका जेड है ना, एसपी इसका जेड है, सीधा सीधा बता दिया। तो भाई ग्राहक भी थोड़ा मोल भाव करेगा उस चीज को लेके, ग्राहक भी थोड़ा मोल भाव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो शॉपकीपर है वो घाटे में तो किसी चीज को बेचेगा नहीं, घाटे में तो किसी चीज को बेचेगा ही नहीं। तो वो इसके लिए क्या करेगा, वो इसके लिए अपनी तरफ से ही कुछ मार्केट प्राइस करेगा। मार्केट प्राइस का मतलब सीपी से उसको थोड़ा सा बढ़ा के बताएगा। तो मान लो उसने बता दिया किसना, उसने बता दिया उसको बाई, ठीक है, उसने बता दिया उसका प्राइस बाई है, अब बाई पे वो कुछ डिस्काउंट देके उसको बेच रहा है एसपी पे। अब आप ध्यान रखिए इस चीज को, शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने एक्स रुपए में खरीदी, लेकिन आप एक्स रुपए में, उसने जब जेड सेलिंग प्राइस बताया तो आप जेड में तैयार नहीं थे उसको खरीदने को, तो दुकानदार ने ये कहा चल इतने का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी खरीद पे तो कोई डिस्काउंट देगा नहीं, उसने कुछ ना कुछ मार्क्ड प्राइस कर रखा होगा, उस पर ही तो डिस्काउंट देगा वो, वरना वो घाटे में नहीं चला जाएगा क्या? तो आप ये बताइए कि यदि मैं यहां से यदि एसपी डिसाइड करूं तो एसपी कितना रहेगा मेरे पास, एमपी, और एमपी पे मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, मान लो 100% था, एमपी का 100% ही थी मेरे पास, लेकिन मैंने इस पे डी का डिस्काउंट दे दिया, डी का डिस्काउंट दे दिया। और यहां से यदि मैं एसपी निकालूं तो एसपी कितना रहेगा मेरे पास, सीपी, और सीपी पे कितना, 100%, प्लस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे बेचा होगा ना, तभी मैंने सेलिंग प्राइस पे तो। भाई यदि मेरे पास सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस एक तो मेरे पास मैंने जो मार्केट प्राइस पे उसको छूट के बाद जो मैंने दिया है कस्टमर को, है ना। दूसरा, यदि मैं सीपी के हिसाब से डिसाइड करूंगा तो सीपी में मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिला होगा ना। तो ये दोनों एसपी बराबर नहीं रहेंगे क्या एक दूसरे से? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एमपी अपॉन में सीपी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 100 प्लस में पी अपॉन में 100 माइनस में डी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का 20% का गेन कर रहा है ना, 20% का गेन करना है ना, आप क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाओ कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एमपी अपॉन में सीपी यहां से निकालेंगे तो एमपी अपॉन में सीपी कितनी आएगी यहाँ से, 120 अपॉन में 90। तो अब देख लो 120 की वैल्यू जब 360 है तो सीपी कितनी रहेगी उसके लिए, 270, ठीक है। अब यहां से निकाल लो आप, सीपी दोनों तरफ से सेम आएगी, देखो 360 पे वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट, मतलब 36 का डिस्काउंट दे रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे वो 20% का फायदा कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी 324 है एसपी, और यहाँ पे भी 324 है एसपी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज लेंथ ऑफ डायगोनल इज √48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई मैं आपके सामने चित्र भी बना के लाया हूं। कल मैंने आपको प्रिज्म वाला जब कॉन्सेप्ट कराया था, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये क्यूब और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्रिज्म ही तो है। स्क्वायर प्रिज्म ही तो है, स्क्वायर प्रिज्म मतलब कि क्यूब है ये मेरे पास। ठीक है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि क्यूब का हर फेस क्या रहता है, क्यूब का हर फेस एक स्क्वायर रहता है, और स्क्वायर की हर भुजा समान रहती है। तो मान लो मैंने इसको ए मान लिया और इसको ए मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ए रहेगा, मतलब मेरे पास, तो मतलब मेरे पास क्यूब में सारी भुजाएं समान रहेंगी, है ना। ठीक है। दूसरा चीज ये कि आपको जब मान लो मैं ये पूछूं कि फेस डायगोनल पूछूं, इसका फेस वाला डायगोनल। ठीक है, तो फेस डायगोनल मतलब किसी स्क्वायर का डायगोनल पूछ रहा है वो, स्क्वायर का डायगोनल, तो फेस डायगोनल मेरे पास क्या रहेगा, फेस डायगोनल मेरे पास ये रहेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, √2a, क्योंकि भाई डायगोनल का जो स्क्वायर का डायगोनल रहता है वो तो √2 इंटू साइड ही रहता है ना, √2 इंटू साइड ही रहता है ना। अब मेरे पास क्या पूछ रहा है, मेरे से घन का विकर्ण पूछ रहा है, घन का विकर्ण की लंबाई दी हुई है मेरे को। तो घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे भाई, तो घन का विकर्ण ये होता है कि इस शीर्ष से हम इस शीर्ष को मिला देंगे, इस शीर्ष से हम इस शीर्ष को मिला देंगे, तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास घन का डायगोनल। तो ये है मेरे पास घन का डायगोनल, और इस घन का डायगोनल ये कितना रहेगा मेरे पास, कोई बता सकता है। ये तो मेरे पास √3 आ जाएगा ना, देखो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पूरा, पूरा राइट एंगल बना या नहीं बना। तो जब ये √2a, ये a है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये √3 है। ठीक है, तो यहां पे ये क्यूब का डायगोनल लिख लो, क्यूब डायगोनल इज इक्वल्स टू √3a। और यहां से √3a की वैल्यू कितनी दी हुई है, √48, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से √16, तो a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से घन का आयतन कितना कितना हो जाएगा मेरे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से देखो वॉल्यूम भी लिखा, निकाल के बता दूं आपको, वॉल्यूम कितना रहेगा, a क्यूब। ठीक है, और यहां से यदि मैं निकालूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो कितना रहेगा मेरे पास, बताओ। टोटल सरफेस एरिया ए स्क्वायर इंटू कितने फलक है मेरे पास, 6 फेस है ना, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यदि मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं CSA, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें ऊपर और नीचे वाले फेसेस का एरिया ऐड नहीं करना होता है, तो हम साइड में निकालेंगे तो 4 फेसेस रह गए ना, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, रिवीजन के तौर पे हम आपके सामने सारी चीजें लाए ही हैं, आप देख सकते हो। जैसे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में तो अलग अलग लेंथ रहेंगी ना, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या रहता है, हमारे पास जो बेस रहता है वो एक आयत रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है। तो रेक्टेंगुलर फिगर जब बनेगा तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि भाई सीधे सीधे रहेगा। तो यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहेगा, 2h × L + B। यहां से टोटल सरफेस ये है और वॉल्यूम ये है। ठीक है, यहां पे ये मैंने बताई दिया आपको, कर्व्ड सरफेस, ये टोटल सरफेस, ये इतना, है ना। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जहां पे एच क्या है, एच इसकी हाइट है, और आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, आर क्या है यहाँ पे रेडियस है। तो आपने ये तो सारी चीजें पढ़ी रखी होंगी ना। इसका बग्ड सर सॉरी कर्व्ड सरफेस ये है, टोटल सरफेस एरिया ये रहा, और यहाँ पे ये है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरे पास सिर्फ सर्कुलर प्रिज्म ही तो है, सर्कुलर प्रिज्म ही तो है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं उसको सर्कुलर प्रिज्म भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला बेस तो सेम है ना मेरे पास, ऊपर नीचे वाला बेस तो सेम है ना। ठीक है, ये मेरे पास क्या रहेगा, राइट सर्कुलर कोन है जिसका ये है कर्व्ड सरफेस, ये है टोटल सरफेस, ये है इसका वॉल्यूम। ये ही सारी चीजें पूछी जाती हैं। आप बस हेमीस्फीयर में फंस सकते हो, हेमीस्फीयर का ढंग से याद रखना। इसका कर्व्ड सरफेस रहेगा 2πr², इसका टोटल सरफेस रहेगा 3πr², जो कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया भी जो स्क्वायर का निकालेंगे तो वो 4π² बैठता है, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस और जो है टोटल सरफेस सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 3D शेप्स बनाए हुए हैं मैंने पिरामिड वाला। अब पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता देंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगली वीडियो में वो समझाएंगे, चलो आपको, है ना। इसका जो है वॉल्यूम कितना रहता है, 1/3 × A × H। एच क्या है यहाँ पे, हाइट है, और ए क्या है यहाँ पे, जो है बेस एरिया। और यहाँ पे बेस एरिया क्या होना चाहिए, हेक्सागनल है ना, हेक्सागनल है ना, हेक्सागन। तो यहाँ पे हेक्सागन का क्या रहता है, √3 इंटू में a², यही तो रहता है इसका जो हेक्सागन का एरिया। ठीक है,
अब भाई आपको सारी चीजें तो बता दी हैं। इफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड डी ई एफ बी 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ई एफ इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन बी सी इज इक्वल्स टू, देखो 11 इंटू 1.4 करा इसने, तो 8 इंटू 1.4 कितना रहेगा, 14 इंटू 112, मतलब 11.2 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये? कितने सेकंड का क्वेश्चन था? 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर लगा देते यदि आपको पता है तो सही ढंग से। पर आपको पता भी तो रहना चाहिए। आपने सिमिलैरिटी पढ़नी है तो सिमिलैरिटी वाली वीडियो डाली हुई है, यहाँ पे आइकन पे आ रही होगी, आप जाके सर्च कर लेना, ठीक है। और वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। यहाँ पे सिमिलैरिटी लगेगी और सिमिलैरिटी सीधी सीधी लग जाती है, ठीक है। ये आप देखो व्हाट परसेंट, अब यहाँ पे देखो, ये तो मेरे को सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको क्या है, यहाँ पे तो रेशियो और परसेंटेज वाले टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, जिनको पढ़ाने का अभी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो भाई ये आप अच्छे से रिवाइज करिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छा, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ कोण ए इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स द कोण सी एंड डी इज 4 टाइम्स बी, देन द सम ऑफ एंगल्स बी एंड सी। तो यहां से मेरे को ये नहीं बता सकते ए प्लस में सी इज इक्वल टू 180 और यहां से बी प्लस में डी इज इक्वल टू 180। अभी मैंने जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे ना आपको, देखो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या, ये आमने सामने के कोण कितने रहेंगे, 180 डिग्री के ना। तो यहाँ पे ए और सी है और बी और डी है, तो नहीं कर सकते अब इनको, नहीं कर सकते अब इनको। ए प्लस में सी, देखो यहाँ पे कौन ए इज 3.5 टाइम्स सी, ठीक है। तो ये यदि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4.5 सी इज इक्वल्स टू 180, है ना। तो यहाँ से कितना बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो सी की वैल्यू तो मेरे पास 40 डिग्री आ गई, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 140 डिग्री, है ना। बी की वैल्यू कितनी है, ये यहां से मैं यदि कितना लिख सकता हूं इसको, डी बी का 4 गुना है, तो मतलब डी बी का 4 गुना है, मतलब 4 बी प्लस में बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 36 डिग्री, ठीक है। और जब बी की वैल्यू 36, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, 144। और बी और सी के कोणों का योग ज्ञात करना है, तो बी और सी कितना हो जाएगा मेरे पास, 76 डिग्री। सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी रहता है इसमें कि फॉर एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब यदि डायगोनल क्यू एस और पी आर है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, पी क्यू इंटू आर एस, जो आमने सॉरी मतलब आसपास की भुजाएं लेनी है, पी क्यू इंटू आर एस, हाँ सॉरी, जो ये वाली भुजाएं, पी क्यू इंटू आर एस इज इक्वल्स टू प्लस क्यू आर इंटू एस पी इज इक्वल्स टू पी आर इंटू एस क्यू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे छोटा मान है, तो भाई इसको कैसे करोगे, पहले पावर सेम बनाओ, सेम बनाते टाइम फिर देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये 19 की पावर 1/3 है और ये 7 की पावर 1/5, ये इतना ये इतना, तो पहले पावर सेम करो, मतलब इनका लेस है 30 है ना, 3 5 और 15 और 1/30 का। तो मैं इसको यदि ऐसे लिख दूं 19 की पावर 10, इसको ऐसे लिख दूं मैं 7 की पावर 6, इसको मैं ऐसे लिख दूं 12 की पावर 2, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 24। तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मैंने 30 का मल्टीप्लाई कर दिया इसकी पावर्स में, ठीक है। तो अब यहां से देखो कौन सा सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा। तो देखो दूसरा सबसे छोटा मान है ना, तो पहला सबसे छोटा ये है, दूसरा सबसे छोटा कितना रहेगा फिर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 की पावर 1/15 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट भी क्या है, पहले पावर को सेम करो, पावर सेम करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है ये, अच्छा। ये भी भाई सबसे लल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया था, लल्लू सा क्वेश्चन, है ना, लल्लू सा क्वेश्चन, है ना। तो वो कैसे पूछा गया था, मार्क्स स्कोर्ड बाई अनुज इन ज्योग्राफी इज 25% मोर मार्क्स स्कोर्ड बाई हिम इन साइंस। तो यहाँ पे पहले जित जो जो कहता जा रहा है वो आप लिखो, यहाँ पे ज्योग्राफी है, ये साइंस है। तो साइंस में मार्क्स उसके 25%, सॉरी ज्योग्राफी में 25% ज्यादा है, यदि साइंस में यदि 4 हैं तो उसको ज्योग्राफी में 5 मार्क्स है, ज्योग्राफी में 5 मार्क्स हैं, ठीक है। एंड मार्क्स स्कोर्ड बाई हिम इन हिंदी आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई हिम इन ज्योग्राफी एंड साइंस टुगेदर। तो हिंदी में कितने मार्क्स आए होंगे उसके, 5 + 4 का एवरेज, तो मतलब कि ये कितना रहेगा, 9 9/2 यानी कि 4.5, 4.5, ठीक है। बाई हाउ मच परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी इज मोर और लेस देन मार्क्स स्कोर्ड इन ज्योग्राफी। तो इससे कितना कम है, इससे 0.5 कम है, किससे, 5 से।
तो 10% ही तो कम है। 10% ही तो कम है। भाई आपको ये तो बेसिक परसेंटेज की वो है नॉलेज, इतना तो आपको आना ही चाहिए यार। ठीक है। यहां पे देखो ये भी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। यहां पे एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा नोट नोट करके लिख दो। M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। और यहां से ही ये फॉर्मूला भी बनता है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 की वैल्यू M2 D2 H2 इंटू W2। कई बार ऐसे लिख के देता है हमको कि भाई 32 प्यूपिल हैं, 25 दिन 9 डेज 9 आवर काम करके इतना काम कर दिया उन्होंने। तो जो है हमारे पास वर्क कितना करा है, जब 25 लोग 6 आवर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है कई बार, वो आपको क्वेश्चन भी बता देंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी के लिए तो हमारे पास टोटल काम क्या है, यहां से 32 पीपल कैन बिल्ड अ बिल्डिंग इन 25 डेज, 9 आवर्स वर्किंग। तो मतलब टोटल काम करा कितना है उन्होंने, टोटल मैन 32 इंटू डे कितने हैं 25 इंटू आवर्स कितने हैं 9 है, इज इक्वल्स टू यही काम तो कराया उन्होंने, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 25 पीपल मतलब मैन, और वर्किंग 8 आवर्स, और मतलब डे की हमको वैल्यू निकालनी है यहां से। ठीक है। तो 25 से 25 कट गया। ठीक है। और ये कितना बार कट जाएगा 16 बार, और ये कितना बढ़ जाएगा 3 बार, तो 16×3 = 48 इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है। कितने इजी से क्वेश्चन है भाई, है ना। अच्छा ये भी भाई देखो, इसके दोनों तरीके बता देता हूं आपको कि भाई आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% की दर से, देखो आपको सक्सेसिव परसेंटेज आना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको सक्सेसिव लगाना आना चाहिए। यदि मेरे पास दो ए और बी का सक्सेसिव लगाऊंगा, तो ए और बी का सक्सेसिव क्या रहेगा, ए प्लस में बी प्लस में ए बी बाय 100, है ना। और वहीं यदि ए बी और सी पे यदि मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, तो ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी अपॉन में 100 प्लस में ए बी सी अपॉन में 1000। ठीक है। ऐसा ही कुछ है ना। तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, यदि मेरे को इन फॉर्मूलों को लगाने में, चलो ये फॉर्मूला तो मैं आसानी से लगा सकता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला पता है कब लगाना चाहिए, जब हमको पता है कि भाई जो ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी अपॉन में 100 को सॉल्व करने पे बहुत छोटी संख्या आएगी। तो जब ये बहुत छोटी संख्या आएगी, तो ये भी बहुत छोटी संख्या आएगी। ठीक है। पर यहां पे देखो डाटा इजी सा है, 10% का डेटा है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये फॉर्मूले मत लगाओ आप यार। ये फॉर्मूले तब लगाना सही रहता है कि हमारे पास जैसे फ्रैक्शंस दी हुई रहती, कि यहाँ पे मान लो 27% दिया हुआ होता या फिर 15% दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे देखो 15 प्लस में 15 प्लस में 15 45, और यहाँ पे ये कितना बनता 15 × 15 2.25 2.25 2.25। उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो बहुत छोटी छोटी संख्या नहीं आने वाली क्या। तो मतलब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे हम डायरेक्ट 50% या फिर 55% के आसपास निकालेंगे, और वहां उसका जो है सबसे करीबी आंसर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा सा भाई क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास यहाँ पे संयोजित होने वाली 10% की दर से है, तो मतलब 10 है प्रिंसिपल, तो पहली ईयर में 10 से 11 हुआ, दूसरी ईयर में भी 10 से 11 हुआ, तीसरी ईयर में भी 10 से 11 हुआ। इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 11,979। अब आपको भाई 20 तक क्यूब याद होंगे, तो 11 का क्यूब कितना रहेगा 1331। 1331, और 1331 मतलब 11,979 के आसपास पहुंच रहा है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे 9 ही आ रहा होगा, 9 से ही कट रहा होगा ना सीधा सीधा। 98 से तो कटेगा नहीं, है ना। तो 9 से ही कट रहा होगा ना, 9 से क्यों कट रहा होगा, क्योंकि 1331 इंटू 10 करेंगे तो 13,310। तो मतलब भाई 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 9 तो एक बार ही आ सकता है ना कि भाई 1331 इंटू 9। ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, और इसकी गति दूसरी ट्रेन की गति से जो है 4 मीटर अधिक है, और जो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, तो ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी, ट्रेन ए खंबे को कितने समय में पार करेगी। अब भाई खंबे की तो कोई लेंथ होती नहीं है, खंबे की तो कोई लेंथ होती नहीं है भाई, ट्रेन की लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, या फिर हमारे पास जो और जैसे सॉरी ट्रेन की, और यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म की ही लेंथ होंगी। खंबे की तो कोई लेंथ है नहीं भाई, इस खंबे की कोई लेंथ है क्या। और आपने रिलेटिव स्पीड पढ़नी है, तो रिलेटिव स्पीड हमने करवाई हुई है अपने चैनल पे ही, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे आइकन पे भी आ रहा होगा, आपने जाके देख लेना है वो।
ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मेरे पास, कि पहले यहां से देखो दूसरी ट्रेन के बारे में मेरे को सब कुछ दिया हुआ है। दूसरी ट्रेन यहाँ पे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मान ले ट्रेन सेकंड मान ली मैंने, ट्रेन जो है बी मान ली मैंने, ट्रेन बी। तो ट्रेन बी में क्या है, 120 सेकंड, 120 मीटर लंबे पुल को 140 मीटर उसकी खुद की लेंथ है, और उसको 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी रहेगी मेरे पास, 26 मीटर पर सेकंड। 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ट्रेन ए की जो स्पीड रहेगी वो मेरे पास कितनी रहेगी, ट्रेन ए की स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड मेरे पास कितनी रह जाएगी फिर, 30 मीटर पर सेकंड। क्योंकि भाई 4 मीटर पर सेकंड अधिक है ना, तो यहां से कितना सेकंड लेगी उसको पार करने में, खंबे को पार करने में, खुद की लंबाई को पार करेगी उतना ही तो समय लेगी। 240 मीटर अपॉन में 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये भाई अभी अभी कॉन्सेप्ट करवाया आपको, है ना। और भाई देखो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूं, है ना। लाइन एक्स वाई इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ए। ठीक है। मैंने मान लिया, चलो एक्स वाई एन पर है कोई, ठीक है। ठीक है। एक्स वाई कोई ए पर, यहां पे एम पर है, ठीक है। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड ऑन सर्कल सच दैट एम इज इक्वल्स टू एम बी। ए बी। ठीक है। अब भाई कई लोग सोचेंगे ये चित्र ऐसे ही क्यों बनाया आपने, भाई एक्स यहां भी ले सकते थे, फिर भाई यहां पे लोगे। भाई यहां पे लिखा हुआ है ए एम एक्स इज इक्वल टू 74 डिग्री, भाई यहां पे ऐसे करोगे भाई क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, भाई चित्र सही से बनाना आना चाहिए ढंग से। ठीक है। मेरे पास ए एम एक्स की वैल्यू दी हुई है, ए एम एक्स की वैल्यू 74 डिग्री। ठीक है। देन फाइंड द ए एम बी की चाहिए हमको वैल्यू, ए एम बी की वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे ये बराबर ये दिया हुआ है, ढंग से देखना, है ना। और हमको ये वाला एंगल निकालना है, ए एम बी। कैसे निकलेगा बताओ। तो भाई अभी अभी करके आ रहे हैं, अभी अभी करके आ रहे हैं। भाई देखो ये जब 74 है तो मेरे पास ये भी तो 74 रहेगा, ये 74 ही तो रहेगा, क्यों, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम। अभी अभी करके आ रहे हैं भाई, जस्ट अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम। ठीक है। अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम कैसे, कि जैसे मान लो ये टेंजेंट हो गई मेरे पास और ये इसकी कॉर्ड है, तो जब ये 74 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 74, और जब ये 74 हो गया मेरे पास तो ये बराबर ये है, तो ये भी 74 हो जाएगा मेरे पास, भाई दिया हुआ है, ये तो गिवन है। तो एक ट्रायंगल में अभी दो भुजाएं समान है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी तो समान रहेंगे ना। तो जब ये 74 148, तो ये बचा कुचा कितना, 32 डिग्री। आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए ज्योमेट्री में तो। ठीक है। अच्छा, ये भाई अलग ही क्वेश्चन पूछा गया है। द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स 4x-5 बाई, तो मैं यहां से लिख लेता हूं, ये तो सॉल्व करना है सीधा सीधा। 4x-15 वाई इज इक्वल्स टू 5 है, और 12x-6 वाई इज इक्वल्स टू -21। ठीक है। तो भाई कल आपको एक कॉन्सेप्ट करवाए थे, ये वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन उससे अलग है, लेकिन यहां पे मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि मान लो दो इक्वेशंस है मेरे पास, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0। ये भाई सीजीएल के एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं इस बार, इस वजह से करवा रहा हूँ, b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है मेरे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलूं कि मान लो x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5 है मेरे पास, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 4x प्लस, ये मैं कितना लूं, x2 ओ 2 1, तो 1, यानी कि 4x प्लस में y इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया, चलो 10 ले लिया, ठीक है। तो भाई यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि यहां पे x और y की केवल वन वन वैल्यू पॉसिबल है, वन वैल्यूज पॉसिबल। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स केवल बाई की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एक्स की बहुत सारी वैल्यूज है और बाई की बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है। आप इसको कैसे करोगे भाई, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कि जैसे मान लो इन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो भाई ये कुछ नहीं है, हमको सिर्फ ड्रॉ करना है कि 4x-15y इज इक्वल्स टू 5 है, तो मैंने एक्स को 0 ले लिया, वाई की वैल्यू आ गई, वाई को 0 ले लिया, एक्स की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास दो जब पॉइंट्स आ गए तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं ना।
ऐसे ही इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी ना, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन ऐसे बना और मान लो दूसरी रेखा ऐसी खींच दी मैंने, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दें, तो इन दोनों इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा ना, वो ये पॉइंट रहेगा, जो भी पॉइंट आएगा मेरे पास, जो भी पॉइंट आएगा ना, तो वो यही रहेगा। यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू यहाँ पे सॉल्यूशन है इन चीज का। तो यहाँ पे यही तो है, जैसे 4x-15y, इनका सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, लेकिन भाई आपको तो सिर्फ जो है मिनिमम जो आप लगा सकते हो ना पॉसिबल, वो लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये 12x है, तो मैं इसको भी 12x बना लेता हूँ। सपोज करो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12x-45y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 15, है ना। और यहां से 12x-6y, तो मेरे पास है 21-21, तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास आ जाएगा -39 बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -12/13, ठीक है। और जब y की वैल्यू -12/13 आ गई, तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, 4x की वैल्यू 5। देखो -12/13 यानी कि 180/13, 180/13 माइनस करना होगा हमको, 180/13, ठीक है। तो यहां से जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 13×5 = 65, और माइनस में 115/52, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -115/52, यानी कि ये तो मेरे पास पी आ गया और ये मेरे पास क्यू आ गया। अब पी अपॉन में क्यू नहीं निकाल सकते क्या, पी अपॉन में क्यू इज इक्वल्स टू माइनस में 115 अपॉन में 52 और माइनस में 12/13, ठीक है। तो ये देखो 13×4 = 52, है ना। और ये माइनस से माइनस कट ही जाएगा, मतलब 115/48 आंसर आ रहा है ना, ठीक है। ये मैंने आपको कल ही बताया है सारे 4 नो सॉल्यूशन, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जैसे सपोज करो कि x+2y इज इक्वल्स टू 5 ले लिया मैंने दूसरा, है ना। और दूसरा इक्वेशन लिया मैंने, चलो 4x+8y की वैल्यू मैंने 20 ले ली, कि मैंने की मैंने ले ली वैल्यू 4x+8y की वैल्यू ले ली मैंने, सपोज करो ये मैंने ली 12 ले ली, चलो 12। तो यहां से देखो, यहां से ये मेरे पास A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू 1/4 है ना। लेकिन यहां पे C1/C2 निकालू, तो C1/C2 5/12 है। तो भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, क्योंकि भाई इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि यहां पे यदि देखो x+2y इज इक्वल टू 5 है, यदि मैं यहां से जो है 4 को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास यहां से x+2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। तो भाई ये पॉसिबल है क्या मेरे पास कहीं से भी, कि भाई एक जगह एक तो वैल्यू दे रखी है x+2y इज इक्वल टू 5, और एक जगह दे रखा है x+2y इज इक्वल टू 3, पॉसिबल है ही नहीं ये चीज तो। और ये 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये होता है कंडीशन। तो आप याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। x+1/x इज इक्वल टू इतना, देन वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³, सीधा सीधा 12 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप। 12 का मल्टीपल मतलब 4 और 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो देखो 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19 नहीं है, 3 का ही मल्टीपल नहीं है ना। और 1764 तो मतलब देखो 7×6 = 13 है, 13×5 = 18 है ना। 9×6 = 15, 3 = 18 ये भी है ना। 8×6 = 14, 4 = 18 और 1 19 ये नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप चेक कर लो कौन सा आना चाहिए। अब कौन सा आना चाहिए क्या है, हमको तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, x+1/x, और यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, x² + 1/x², माइनस में 1, ठीक है। या फिर आप ऐसे सॉल्व कर लो कि x+1/x² माइनस में 3 × x+1/x, है ना। और यहां से सॉल्व करके मेरे को आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कलर्स व्यूअर्स इन 2015। 2015 में कलर्स व्यूअर्स कितने, मेरे पास 400 हैं, ठीक है। और यहां से एंड द हंगामा नंबर ऑफ हंगामा व्यूअर्स इन 2015, नंबर ऑफ हंगामा व्यूअर्स, तो देखो 500 एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, 10 को, तो यानी कि 510, तो यानी कि 110 हो गया ना। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ये 410 है ना, ये 410 है, ये 510 है, तो 100, ठीक है। डीआई में तो कुछ होता भी नहीं है क्वेश्चंस में। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, और सबसे लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। जितने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे। हालांकि नाम इन्होंने फट्टू सट्टू पता नहीं क्या दे रखा था, टू फ्रेंड्स फट्टो फत्तो लिख लो, चलो सत्तू रिसीव्ड सम नंबर ऑफ कैंडीज एंड सत्तू रिसीव्ड मोर कैंडीज देन फट्टो,
ठीक है। मतलब यदि मैंने, सपोज करो कि मैंने आगे पढ़ना है आपको क्वेश्चन, तो यहां पे ये सत्तो है और यहां पे ये है मेरे पास फट्टो। ठीक है। इफ द सम ऑफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाय फट्टो, तो मैंने सपोज करो कि सत्तो को मान लिया मैंने, यहां पे सत्तो रिसीव्ड मोर, तो मतलब एक्स है यहां पे, और ये फट्टू ने कितना करा, बाई। ठीक है। यहां पे दिया हुआ है कि एक्स जो है ग्रेटर देन बाई है। ठीक है। अब यहां पे लिखो इफ द सम ऑफ 20% ऑफ द कैंडीज रिसीव्ड बाय फट्टो, तो फट्टो ने बाई करी है, तो इसका बाई का 20% कितना रहेगा, 1/5 बाई, है ना, प्लस 1/13 ऑफ द टोटल कैंडीज रिसीव्ड बाय बोथ टुगेदर, तो 1/13 ऑफ एक्स प्लस में बाय इज इक्वल्स टू, ये कितना है मेरे पास, 66:2/3, मतलब 2/3 कर दू इसको सीधा, 2/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाय फट्टू एंड सट्टू। तो मतलब 2/3 इनकी डिफरेंस बिटवीन कैंडीज कितना है, एक्स माइनस वाई, तो हमको ये दिया हुआ है सीधा सीधा। देन द नंबर ऑफ कैंडीज रिसीव्ड बाय फट्टू इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट रिसीव्ड बाय सट्टू। कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहां पे ये मेरे पास 1/5 बाई है, और यहां पे ये मेरे पास 1/13 बाई है, तो 1/13 और 1/5 को सॉल्व करो, 13 और 5 18, यानी कि 18/65 तो यहां से आ गया मेरे पास। ठीक है। और प्लस में 2/3 यहाँ का आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2/3x माइनस में 1/13x। ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करो, 18 × 3 = 54 और 65×2 = 130, यानी कि 184 बाई यहां से आ गया अपॉन, ये कितना है, 65 × 3 = 195, इज इक्वल्स टू 13×2 = 26, और ये 3 3 एकम 3, तो मतलब 23x अपॉन, ये कितना रहेगा मेरे पास, 39। ठीक है। तो 39×5 = 195, है ना, और 23 × 184, तो 22 अपॉन में एक्स कितना रहेगा मेरे पास, 22 अपॉन में एक्स रहेगा मेरे पास 5/8। मतलब यदि फट्टो को 5 मिली है, तो सत्तो को कितनी मिली है, 8, तो कितना कम है इससे, 37.5% ही तो कम है। भाई फट्टो को 3 कम मिली है 8 पे, तो 3/8 कितना रहेगा, 37.5%। ठीक है। अनीता परचेज्ड ए चेयर ऑफ 3/5 ऑफ इट्स मार्केट प्राइस एंड सोल्ड इट एट द प्राइस 20% लेस देन द मार्केट प्राइस। मतलब यहां पे ये एमपी और एसपी, ठीक है, और सीपी, यदि सीपी 5 है, सॉरी एमपी 5 है, तो उसने 3 में खरीदा था उसको, है ना, और 20% लेस मार्केट प्राइस पे बेचा था, मतलब इसको ये जो एसपी कितना है उसका 4 है, तो यहां से अनीता प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा, 3 की चीज को 4 में बेचा, 100/3% का ही तो वो है। ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, मैंने सारी चीजें आपको रिवाइज करवा दी हैं। ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और भाई 1800 डिग्री रिवीजन की जो बात कही है हमने, वो हम पूरी करके भी बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ो। ठीक है।